तो है गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। तो गाइस, इस पोर्ट्रेट का मैं 2 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। एक में मैंने बताया कि आउटलाइन किस तरीके से बनाना है, उसका भी 2 वीडियो मैंने बनाया है, जिसमें मैंने एक में डिटेल में कवर किया और एक उसका समरी बनाया। सेकंड पार्ट में मैंने बताया कि हेयर किस तरीके से सेट करना है। दोनों पार्ट जाके सबसे पहले आप देख लो, उसके बाद हम इसे कंटिन्यू करते हैं। तो इस पोर्ट्रेट के लिए मैं अभी सबसे पहले मैं फॉरहेड कवर करूँगा। उसके लिए मैं HB पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ आउटलाइन की, और थोड़ा रेफरेंस को भी देख लेते हैं। यहाँ पे देखोगे ये एरिया जो है वहाँ पे आपको लाइट दिख रहा है, और ये वाले पोर्शन में भी आपको एक लाइट दिखेगा। तो अच्छे तरीके से अब जब आप रेफरेंस को देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा किस तरीके से आपको शेड करना है। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि पेंसिल को किस तरीके से होल्ड करना है। आपको देखो इस तरीके से होल्ड करना, पेंसिल को पीछे से होल्ड करो। इससे पीछे से होल्ड करने से होता क्या है कि आप अच्छे तरीके से प्रेशर को मतलब बहुत ही लाइटली ड्रॉ कर पाओगे। जो आपके स्ट्रोक्स होंगे बहुत लाइट होंगे, कंसिस्टेंट होंगे, और उस स्ट्रोक्स को ना आप अच्छे तरीके से मिक्स कर पाओगे। जब आप आगे ब्लेंडिंग पे जाओगे आप उसको अच्छे तरीके से मिक्स कर पाओगे। अगर आपने यहाँ पे ट्राइपॉड तरीके से, मतलब जो अगर आप ट्राइपॉड स्टाइल में आप अगर पेंसिल को होल्ड करते हो यहाँ पे, तो आप प्रेशर को कंट्रोल उतने अच्छे तरीके से नहीं कर पाओगे, और स्ट्रोक जो है वो हो सकता है कि इतना लाइटली ना ड्रॉ हो, तो जब आप ब्लेंड करो तो इतने अच्छे तरीके से मिक्स ना हो। तो आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है। आपको बेस लेयर में ना आपको ज़्यादा कुछ देखना नहीं है। बेस लेयर में आपको एक स्मूथ एक लेयर बना लेना है, क्योंकि आपको पता है, मैं हमेशा से बताता आया हूँ कि जब रॉ पेपर जो होता है उस पर पेंसिल चिपक जाती है कहीं कहीं, और अगर आप डिटेल वर्क करते हो डायरेक्ट तो वो अच्छे तरीके से नहीं कर पाओगे। तो अगर आपको जहाँ पे स्मूथ शेडिंग चाहिए वहाँ पे सबसे पहले एक बेस लेयर दे दो। यहाँ पे मैं पेंसिल से सेट करके दे रहा हूँ। एक और ऑप्शन है, आप ब्रश लो, ब्रश से भी एक लेयर दे सकते हो। बस आपको क्या करना है, जो सरफेस है पेपर का उसको एक लेयर से ढकना है। उसके बाद आप ऑपरेशन आगे करो, सेकेंड लेयर दो। वहाँ पे अगर डिटेल ऐड करना है तो उसके बाद डायरेक्ट आपको नहीं ऐड करना है। ठीक है, तो हमने बेस लेयर दे दिया। उसके बाद हम इसको ब्लेंड करेंगे। ब्लेंड करने के लिए भी आप यहाँ पे कॉटन बड यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पे कॉटन यूज़ कर रहा हूँ, और यहाँ पे टिश्यू पेपर भी यूज़ कर सकते हो, जिससे आपकी ब्लेंडिंग स्मूथ हो। वो टूल आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो गाइस, यहाँ पे आप देखोगे तो फॉरहेड में एक स्मूथनेस जो हमें चाहिए थी वो देखने को मिल गया है फर्स्ट लेयर में। अब लेकिन यहाँ पे देखोगे ना तो आपको फॉरहेड एकदम फ्लैट दिखेगा। अब फ्लैट दिखने का रीज़न क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ, और वैसे भी आप समझ भी सकते हो। देखो यहाँ पे शेड का वेरिएशन नहीं है। जहाँ पे हम शेड का वेरिएशन अच्छे तरीके से देते हैं वहाँ पे हमें चीज़ें 3D दिखती हैं। अब यहाँ पे मैंने एक ही शेड दिया है, मतलब पूरे फॉरहेड में एक ही अमाउंट ऑफ शेड दिया है, मतलब ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जहाँ पे थोड़ा सा शैडो पड़ रहा है वहाँ पे हम डार्क टोन देंगे, जहाँ पे लाइट पड़ रहा है वहाँ पे हम लाइट टोन देंगे। मतलब कि अलग अलग जो टोन्स हैं उसको हम जब हम अच्छे तरीके से बैलेंस करेंगे यहाँ पे, तब हमारा जो शेड है वो सही दिखेगा, रियलिस्टिक दिखेगा। अभी वो फ्लैट दिख रहा है। तो जैसे ये वाला कॉर्नर है, इस वाले कॉर्नर में जो है वो लाइट उतने अच्छे तरीके से नहीं पड़ रही है, तो यहाँ से एक और लेयर दे दूँगा, जिससे ये थोड़ा सा पोर्शन जो है वो थोड़ा सा डार्क होगा। उसके बाद जब हम जाएंगे लेफ़्ट वाले एरिया में, वहाँ पे लेफ़्ट वाले फॉरहेड के पोर्शन में आप देखो वहाँ पे लाइट पड़ रहा है, तो वहाँ पे मैं लाइट टोन दूंगा। थोड़ा बहुत जहाँ हाईलाइट की ज़रूरत होगी वहाँ पे मैं हाईलाइट प्रोवाइड कर दूंगा। तो ये अलग अलग टोन्स का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको अच्छे तरीके से जब आप बैलेंस करते हो तब जाके आपका ड्राइंग रियलिस्टिक दिखता है। बहुत लोग क्या गलती करते हैं, बहुत लोग बिगनर जो होते हैं वो बहुत ही लाइट शेडिंग करते हैं, और बहुत सारे ऐसे होते हैं वो बहुत ज़्यादा डार्क कर देते हैं, लेकिन वो बैलेंस नहीं कर पाते। और प्रैक्टिस करके आपको यही चीज़ आएगी। जब जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आप उसको अच्छे तरीके से बैलेंस करना सीखोगे। कोई भी ड्राइंग अगर आपको वो रियलिस्टिक दिख रही है ना, वो इसलिए दिख रही है क्योंकि अलग अलग टोन को वहाँ पे बैलेंस किया जाता है। अगर आप लाइट टोन से डार्क टोन में जा रहे हो तो किस तरीके से लेके जाना है, कैसे उसको बैलेंस करना है। ऐसा नहीं कि आप एक जगह पे अपने डार्क कर दिया और बगल में अपने लाइट कर दिया, तो वो रियलिस्टिक बिल्कुल नहीं दिखेगी। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेना है कि कौन सा एरिया जहाँ पे हल्का सा डार्क एरिया है, मतलब कि जहाँ पे शैडो है, और कौन सा एरिया है जहाँ पे लाइट पड़ रहा है। हम उसी के तरीके से और उसी के हिसाब से हम यहाँ पे शेड प्रोवाइड कर देंगे। तो गाइस, यहाँ पे आप देखोगे ये वाला एरिया में आपको रिफ्लेक्शन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो मैंने पहले शेडिंग में भी वहाँ पे हल्का सा लाइट शेडिंग करी है, तो एक मुझे टेक्सचर देखने को मिल रहा है। बट यहाँ पे
उसको और भी अच्छे तरीके से उभारने के लिए मैं यहाँ पे मोनो ज़ीरो इरेज़र यूज़ करूँगा और अच्छे तरीके से वहाँ पे हाईलाइट प्रोवाइड कर दूँगा। अब यहाँ पे देखो इरेज़र है, इसका मतलब हमें पूरा का पूरा वाइट नहीं कर देना है। यहाँ पे हमें प्रेशर पे कंट्रोल रखना है। जहाँ पे बहुत ज़्यादा हाईलाइट की ज़रूरत है, कंप्लीट वाइट चाहिए, वहाँ पे हम प्रेशर लगा सकते हैं। लेकिन जहाँ पे हल्की फुल्की हाईलाइट की ज़रूरत है वहाँ पे हम प्रेशर पे कंट्रोल रखेंगे। तो प्रेशर पे कंट्रोल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके पास टूल है उसको किस तरीके से यूज़ करना है उसको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि मेरे हाथ में अगर इरेज़र है तो मैं पूरा का पूरा एरिया ही इरेज़ कर दूँ, तो वैसा नहीं हो पाएगा। आपको अच्छे तरीके से यूज़ करना सीखना है। और वो सीखोगे कैसे, जैसे मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ तो आप ऑब्ज़र्व करो कि मैं किस तरीके से यूज़ कर रहा हूँ, कौन सा मेथड यूज़ कर रहा हूँ, मैं मेरे फिंगर्स के मोशन किस तरीके से जा रहा है। तो गाइस फोरहेड के बाद हम जंप करते हैं आई की ओर और यहाँ पे मैं आईब्रो ड्रॉ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, सब आउटलाइन में हमने आईब्रो ड्रॉ कर लिया था। अब यहाँ पे रेफरेंस के हिसाब से प्रॉपर जो हमें आईब्रो का वॉल्यूम है उसको अच्छे तरीके से क्रिएट कर लेना है, मतलब उसको मार्क कर लेना है कि कितना वॉल्यूम होने वाला है और उसका डायरेक्शन सारा शेप जो है वो अच्छे तरीके से ड्रॉ कर लेना है। एक बेस लेयर दे देना है, उसको हम ब्लेंड कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट लेयर में हम आईब्रो को डार्क करेंगे और डार्क करने के लिए आपको चाहिए एक बहुत ही बारीक सा पेंसिल। आपके पास मैकेनिकल पेंसिल है बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप 4B पेंसिल या 2B पेंसिल है उसको अच्छे तरीके से शार्प करके आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। दोनों में कुछ खास फ़र्क देखने को नहीं मिलेगा। मैकेनिकल पेंसिल का एडवांटेज यही होता है कि उसको आपको शार्प नहीं करना पड़ता, अच्छे तरीके से छोटे छोटे एरियाज़ को भी आप ईजिली कवर कर सकते हो। अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप नॉर्मल पेंसिल से यूज़ कर लो। तो यहाँ पे मैं वॉल्यूम क्रिएट कर रहा हूँ, उसके बाद मैं ब्लेंड करूँगा, उसके बाद अगले लेयर में हेयर का डायरेक्शन ऐड करूँगा और उसको डार्क करूँगा। तो गाइस यहाँ पे आईब्रो के साथ साथ मैं आई को भी कवर कर लेता हूँ। और यहाँ पे आपको ध्यान ये रखना है कि जो डार्क एरियाज़ हैं उसको आपको मार्क करते जाना है, चाहे वो आई लेसेस पे हो या फिर आई के ऊपर जो फोल्ड होता है वो हो या फिर आइरिस हो, जहाँ पे भी आपको डार्क एरिया दिख रहा है ना उसको मार्क करते जाना है। रेफरेंस आपके पास है कैसा डार्क एरियाज़ है, लाइन ड्रॉ करना है या फिर कोई एरिया को शेड करना है, सारी चीज़ें यहाँ पे मैं वही कर रहा हूँ। जो डार्क एरियाज़ हैं धीरे धीरे मैं उनको मार्क करता जा रहा हूँ। तो गाइस यहाँ पे ब्लेंड करने के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ ब्लेंडिंग स्टाम्प। और मैं छोटे एरियाज़ में जनरली मैं ब्लेंडिंग स्टाम्प ही प्रेफर करता हूँ, बट ऐसा भी नहीं है कि जो मैं बता रहा हूँ जो टूल मैं यूज़ कर रहा हूँ वही आप भी यूज़ करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप छोटे एरियाज़ में अगर आप ब्रश से अच्छे तरीके से हैंडल कर पाते हो तो आप वो यूज़ करो। अगर आप ईयरबड यूज़ करते हो आप वो भी यूज़ कर सकते हो, रिज़ल्ट आनी चाहिए, ठीक है। तो मेरे पास ब्लेंडिंग स्टाम्प है, छोटा एरिया, ब्लेंडिंग स्टाम्प से मैं ब्लेंड कर लूँगा और जो टेक्सचर है ना वो देने की कोशिश करूँगा। अब ध्यान से देखो किस तरीके से मैं दे रहा हूँ, तो ये टेक्सचर मैं देने की कोशिश करूँगा। उसके बाद हम अगले लेयर में जाएंगे और अगले लेयर में अगर मुझे और भी डार्क शेड करने की ज़रूरत है, देख लूँगा रेफरेंस के हिसाब से, अगर मुझे और भी डार्क शेड देने की ज़रूरत है मैं वहाँ पर डार्क शेड ऐड करूँगा। तो गाइस आइरिस में कोई ऐसा टेक्सचर नहीं है जिसको हमें टाइम लगेगा बनाने में, ये कंप्लीट डार्क है तो हम कंप्लीट इसको डार्क कर देंगे। और एक आपको छोटा सा रिफ्लेक्शन दिख रहा होगा, उसके लिए मैं वाइट जेल पेन यूज़ करूँगा। तो गाइस अगले लेयर में भी कुछ खास प्रोसीजर नहीं है, सिमिलर है। आपको देखो हमेशा क्या ध्यान रखना है वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आप बिगिनर हो आपको डार्क टोन के बारे में पता होगा, लाइट टोन के बारे में पता होगा, लेकिन बहुत सारों को मिड टोन के बारे में नहीं पता। वो मिड टोन है ना दोनों टोन को बैलेंस करती है और यहाँ पे मैं वही चीज़ कर रहा हूँ। क्योंकि अगर किसी भी चीज़ पे डायरेक्ट लाइट पड़ता है या फिर डिफ्यूज़ लाइट, जो भी किसी भी तरीके का लाइट पड़ता है, तो ऐसा नहीं होता कि कोई एरिया एकदम डार्क हो गया और दूसरा एरिया पूरा वाइट हो गया। उसके बीच में भी एक शेड होता है जिसको मिड टोन बोलते हैं और उस पर काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको देखना है कि कहाँ पे मिड टोन होता है और उसको कैसे प्रोवाइड करना है। आप ब्लेंड करके उसको प्रोवाइड कर सकते हो। और जब आप लाइट से डार्क लेके जाओगे ब्लेंडिंग
तो वहाँ पे मिड टोन बीच में क्रिएट हो जाएगा। या फिर आप शेडिंग से भी कर सकते हो। तो धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करोगे आपको मिड टोन का इंपॉर्टेंस समझ में आने लग जाएगा। अब बिगिनर्स के जो ड्राइंग फ्लैट क्यों दिखता है, क्योंकि वो जब वो लाइट शेडिंग करते हैं तो बहुत ज़्यादा डार्क भी नहीं कर पाते हैं, अगर डार्क करते हैं तो लाइट, मतलब वो बैलेंस नहीं हो पाता है। और अपने अपने ड्राइंग में हमें तीनों चाहिए, लाइट टोन, मिड टोन और डार्क टोन, तब जाके आपकी ड्राइंग रियलिस्टिक दिखेगी। और इस चीज़ को पाने के लिए, इस चीज़ को बैलेंस करने के लिए आपको बहुत सारा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोसीजर कुछ खास नहीं है, वही चीज़ करना है। यहाँ पे मैंने बताया कि जहाँ पे मुझे डार्क एरियाज़ दिख रहा है वहाँ पे मैं हल्का सा डार्क कर रहा हूँ, जहाँ पे मुझे मिड टोन दिख रहा है वहाँ पे मैं ब्लेंडिंग करके उसको मिक्स कर रहा हूँ, और जहाँ पे लाइट टोन है वहाँ पे मैं छोड़ रहा हूँ जगह, या फिर उसको मिक्स करके आगे मैं ब्लेंडिंग मोनो जीरो इरेजर या फिर नीडेड इरेजर को यूज़ करके या फिर वाइट जेल पेन यूज़ करके वहाँ पे लाइट टोन दे दूँगा। तो गाइज़ हमारी फर्स्ट आई कंप्लीट हो चुकी है और प्रोसीजर मैंने सारी बता ही दिया। तो सेम प्रोसीजर है, नेक्स्ट आई को भी कंप्लीट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो गाइस आगे बढ़ते हैं और ईयर को हम सेट करते हैं। और यहाँ पे आप ईयर का स्ट्रक्चर से आप समझ सकते हो कि छोटे छोटे एरिया में ना टोन बदल रहा है, कहीं पे शैडो पड़ रहा है, कहीं पे लाइट है, कहीं पे आपको वहाँ पे मिड टोन देना है, कहीं पे डार्क टोन देना है। तो अच्छे तरीके से ईयर को आप ऑब्जर्व करो। आपने अगर प्रैक्टिस करी हुई है ईयर का कि किस तरीके से सेट करते हैं, तो यहाँ पे कुछ खास अलग प्रोसेस नहीं है, सिमिलर प्रोसेस आपको फॉलो करना है। तो यहाँ पे मैं एक्चुअली कर क्या रहा हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे मैंने देखा कि कौन सा एरिया जहाँ पे शैडो है, तो जो एरिया जहाँ पे शैडो पड़ रहा है उसको मैं पहले मार्क कर रहा हूँ। उसके बाद मैं ब्लेंडिंग स्टाम्प के थ्रू मैं इनको मिक्स कर दूँगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे होगा क्या कि जहाँ पे मैंने डार्क किया है वो तो डार्क हो जाएगा, उसके बगल वाला एरिया जहाँ पे मिड टोन हो जाएगा उसको अगर मैं मिक्स करूँगा तो वो मिड टोन में आ जाएगा। उसके बाद जहाँ पे लाइट पड़ रहा है वहाँ पे मैं नीडेड इरेजर का यूज़ करके वहाँ पे हाईलाइट प्रोवाइड कर दूँगा, तो वो लाइट टोन हो जाएगा। ठीक है, तो किस तरीके से मैं कर रहा हूँ ध्यान से देखो आप।
तो बस गैस आज की वीडियो में इतना ही, और आई होप आपको वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।